आपको यह समझना पड़ेगा कि देश के गृह मंत्री ममता बनर्जी को धमकी भरे अंदाज में क्यों कह रहे हैं कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन बिल, जिसके खिलाफ शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, वो लागू होकर रहेगा। जब शाहीन बाग की बुजुर्ग महिलाओं ने कहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, अब अमित शाह पश्चिम बंगाल की एक रैली में खुलेआम कह रहे हैं यह तो लागू होकर रहेगा। मगर यह सिर्फ अमित शाह नहीं है दोस्तों। कुछ दिनों पहले अजय मिश्रा टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे पर आरोप लगा था हमारे किसानों को रौंद देने का अपनी गाड़ी में, वो भी एक जगह पर यही बात कहते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो फिल्म का डायलॉग है ना, चुनावों का खेल है बाबू भैया, चुनावों का खेल है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 3 तारीख को, जी हां 3 तारीख को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनावों के नतीजे आने हैं। और जो अचानक भारतीय जनता पार्टी सरकार सीएए पर उग्र हो गई है, उसे कहीं ना कहीं इसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमित शाह और अजय मिश्रा टेनी ने दरअसल कहा क्या है। आपकी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार यानी 29 सितंबर को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के धर्मतला में एक सार्वजनिक रैली में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ वार किया। अमित शाह ने कहा, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वो कभी विकास कर सकता है क्या? इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं। ममता दी, सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता। हम इसे लागू करके रहेंगे। वहां से आने वाले हिंदू भाई बहनों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, याद कीजिएगा, कोरोना की लहर से पहले, साल 2020 से पहले दोस्तों, 2019 और 2020, सीएए को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना उग्र थी। शाहीन बाग में जो बुजुर्ग महिलाएं, जो औरतें, जो बच्चे, बुजुर्ग लोग, युवा आंदोलन कर रहे थे, याद कीजिएगा दोस्तों, उस शाहीन बाग आंदोलन को किस तरह से बदनाम किया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि 50-50 रुपए की बिरयानी के लिए वहां औरतें पहुंच रही हैं। यह भी कहा जा रहा था कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। सब कुछ झूठ दोस्तों, सारी चीजें झूठ थी, मगर यह सब किया जा रहा था। यह ना भूलें, इनके पालतू पत्रकार किस तरह से पहुंच जाया करते थे शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को चिढ़ाने के लिए। कहने को 2 अलग अलग पत्रकार, 2 अलग अलग चैनल से, मगर यहां पर इन्होंने गठजोड़ बना लिया था शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को चिढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए, प्रोवोक करने के लिए। अमित शाह जिन हिंदू भाई बहनों की बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2019 के बाद अब जाके मार्च में आपको हिंदू भाई बहनों की याद आ रही है? क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने यह कहा है कि मार्च में इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी कि चुनावों से ठीक 2 महीने पहले। और आपको इसके पीछे की सोच को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर तो देश के गृह मंत्री अमित शाह के मन में विदेशों में बसे हिंदू भाई बहनों के प्रति कोई दर्द होता तो वो इस मुद्दे पर 2020-2021 में ही सक्रिय होते ना। वहां तो मामला फुस पड़ गया था। मगर अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, सीएए और एनआरसी के जिन्न को फिर से जिंदा किया जा रहा है। आखिर क्यों अजय मिश्रा टेनी कह रहे हैं कि हम मार्च तक इसे लागू कर देंगे? कायदे से अजय मिश्रा टेनी को अपने बेटे की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि उनका बेटा जेल में बंद है हमारे किसानों को रौंदने के लिए। मगर यह न्यू इंडिया है। कायदे से जिस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में होना नहीं चाहिए, वो सीएए और एनआरसी पर ज्ञान दे रहा है। मगर देश के गृह मंत्री ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही मार्च में से लागू किया जाता है या उस पर एक्शन होता है, तो क्या होगा? एक बार फिर आंदोलन होगा। और अगर आंदोलन होगा तो उसका क्या परिणाम होगा? भाजपा का प्रचार तंत्र जो है वो सक्रिय हो जाएगा। शाहीन बाग और आंदोलनकारियों को बदनाम करने के नए नए फॉर्मूले गढ़े जाएंगे, नई नई साजिशें होंगी। आंदोलन को गलत ढंग से पेश करने के लिए मास मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। और भाजपा चुनावों में यही तो चाहती है।
वो चाहती है कि देश के मुसलमानों को एक खास अंदाज में पेश किया जाए। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, देश ने देखा कि जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी तो उस फाइनल में पहुंचने में न सिर्फ विराट या रोहित शर्मा का हाथ था, उसमें मोहम्मद शमी का भी बहुत किरदार था, सिराज का भी किरदार था। अभी हाल ही में जब हमारे 41 मजदूर बचाए गए थे तो बचाने वालों में मुन्ना कुरैशी भी था। और मैंने कल ही अपने शो में आपके सामने रैट माइनर्स की लिस्ट पेश की थी। वो रैट माइनर्स जिन्होंने हमारे 41 मजदूरों को बचाया था, उनमें मुसलमान भी थे, हिंदू थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब हम एक होकर लड़ते हैं ना, तो टीम इंडिया की तरह लड़ते हैं। भाजपा के प्रचार तंत्र को इस बात से लेकर बहुत एलर्जी है, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान मिल जाएगा, एक साथ लड़ेगा, तब जाहिर सी बात है भाजपा अपनी राजनीति नहीं भुना पाएगी। यही वजह है कि मार्च महीने की बात की जा रही है, यानी कि चुनावों से ठीक 2 महीने पहले, या यह कहा जा सकता है कि चुनावों के बीचों बीच वोट डाले जाएंगे अप्रैल मई में। अगर मार्च में सीएए एनआरसी को लेकर सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, आंदोलन शुरू हो जाते हैं, तो इसको लेकर एक भौकाल पैदा किया जा सकता है। और फिर हम ये ना भूलें 22 जनवरी की तारीख, जब श्री राम के मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। कहने को श्री राम हमारे श्रद्धेय, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा इस मौके को, या फिर इस मौके का इस्तेमाल किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री चाहे वेंकटेश्वरा जाएं, कैमरा जाता है, चाहे केदारनाथ जाएं, कैमरा जाता है, चाहे केदारनाथ के दर्शन करें तो देखिए पुजारी को किस तरह से हटा दिया जाता है ताकि कैमरे और प्रधानमंत्री के बीच कोई ना आए। तो आपको क्या लगता है, जब राम मंदिर के कपाट खुलेंगे तब क्या प्रधानमंत्री के अलावा वहां कोई दिखेगा? क्योंकि याद कीजिए, विश्व हिंदू परिषद के चंपक राय पहले ही कह चुके हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति वहां ना पहुंचे, यानी कोई मुख्यमंत्री वहां ना पहुंचे, मगर कौन आएगा? सिर्फ प्रधानमंत्री आएंगे। यानी कि 22 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री दिखेंगे। जैसे कि नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था, और कौन दिखे थे? सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी। कहने का अर्थ यह दोस्तों कि कहीं ना कहीं राम मंदिर के उद्घाटन को इस्तेमाल किया जाएगा प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करने के लिए, और बात वहां नहीं रुकेगी। एक बार फिर भड़काऊ पत्रकारिता की जाएगी प्राइम टाइम न्यूज में, भड़काऊ खबरें दी जाएंगी जिसके जरिए देश में पोलराइजेशन का माहौल हो, ध्रुवीकरण का माहौल हो। और फिर 2 महीने बाद जब सीएए एनआरसी को लेकर सरगर्मियां तेज होंगी, तो ये दोनों चीजें एक खतरनाक कॉकटेल साबित होगा, और सत्ता को आसानी से हासिल करने के लिए यह भाजपा के हाथ में एक अचूक हथियार होगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना का चुनाव बीजेपी हार जाती है, तब शायद वो इतना उग्र नहीं होगी। नहीं दोस्तों, इन चुनावों में भाजपा जीते या ना जीते, दोनों ही सूरतों में आने वाले दिनों में भाजपा उग्र हिंदुत्व की नीति अपनाएगी। क्योंकि भाजपा उन दलों में से है दोस्तों जो साम दाम दंड भेद से जीतना जानती है। राम मंदिर का इस्तेमाल किया जाएगा, सीएए एनआरसी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि नागरिकता संशोधन बिल का इस्तेमाल किया जाएगा, और एजेंसीज, मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। और एजेंसीज के इस्तेमाल को लेकर मैं पहले ही आपके सामने एक कार्यक्रम कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 16 दिसंबर की तारीख को अब राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की एक अदालत में पेश होना है। मानहानि का केस है दोस्तों। और इस बार उन्होंने अमित शाह के बारे में जो बयान दिया था उसको लेकर, यानी कि आने वाले दिनों में न सिर्फ उग्र राजनीति की जाएगी, हिंदुत्व के नाम पर हमारे धर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि विपक्ष के नेताओं पर भी निशाना साधा जाएगा। विपक्ष को जेल भेजने का प्रयास भाजपा करती रही है, सब जानते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी के सामने हाजिर हो चुके हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार में अपनी राजनीति के जरिए राजनीतिक दस्तक दे रहे हैं,
नौकरियों और जातीय जनगणना के जरिए भाजपा के लिए असहज करने वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, वो भी एजेंसियों के निशाने पर होने वाले हैं। यानी कि जैसे जैसे हम जनवरी की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, एजेंसीज उग्र होंगी, और ये एजेंसीज न सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर उग्र होंगी, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर उग्र होंगी, पत्रकारों पर उग्र होंगी। और मैं आपको अपने कार्यक्रम में पहले बतला चुका हूं, एक नया ब्रॉडकास्टिंग बिल भी लाया जा रहा है, जिसके जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी कि अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स पर काबू करना चाहती है मोदी सरकार। और यही नहीं, मेरे जैसे पत्रकार जो यूट्यूब और फेसबुक पर अपनी बात कहते हैं, आपके सामने सच्चाई लाते हैं, आपके सामने सत्ता से सवाल करते हैं, हम पर भी काबू पाने की अलग अलग कोशिशें की जाएंगी। तो सीएए एनआरसी को लेकर अमित शाह और अजय मिश्रा टेनी के बयान को अलहदगी में यानी आइसोलेशन में ना देखा जाए, इसे जोड़कर देखा जाए 22 जनवरी से, इसे जोड़कर देखा जाए विपक्ष पर हो रही कार्रवाई से, और इसे जोड़कर देखा जाए राम मंदिर के कपाट खुलने से। यह राजनीति है दोस्तों आने वाले दिनों में। क्या विपक्ष के पास इसका जवाब है? जवाब बिल्कुल है दोस्तों। और आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में यही तो ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि देश की जनता को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए या हिंदू मुस्लिम डिबेट चाहिए। लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली? क्योंकि नौकरी के मुद्दे पर कभी भी गोदी मीडिया जो है वो सरकार से सवाल नहीं करती है। नौकरी के मुद्दे पर कभी भी वो सकारात्मक कार्यक्रम नहीं करते हैं। वो सिर्फ यही करते हैं कि प्राइम टाइम में जहर उगलो, बार बार जहर उगलो। अब देखिए ना, 41 मजदूर बच गए हमारे उत्तराखंड के, उसको लेकर भी गोदी मीडिया में जितने भी चाटुकार हैं वो किस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि ये जो हमारे मजदूर बचकर आ गए हैं, विपक्ष तो बहुत मायूस होगा। यानी कि विपक्ष को राक्षस के तौर पर पेश किया जाए, खलनायक के तौर पर पेश किया जाए। इसीलिए मैंने कहा, जांच एजेंसीज और मीडिया यह बार बार प्रमाण के तौर पर आता है कि अगर एजेंसीज के जरिए विपक्ष को ना दबाया जा सके तो प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया जाए। उत्तराखंड का पूरा प्रकरण इसकी मिसाल है। यह मीडिया नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट था वो टनल बनाने का, उसको लेकर कभी सवाल नहीं करेगी। वो ये सवाल नहीं करेगी कि आखिर वो मजदूर फंस कैसे गए। वो ये सवाल नहीं करेगी कि अगर वो फंस गए थे तो उनके बचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता क्यों नहीं था उस टनल से। वो ये भी नहीं सवाल करेंगे कि ये जो टनल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना 4 धाम का हिस्सा है। वो कभी ये सवाल नहीं करेंगे दोस्तों। वो उत्तराखंड में जो 41 मजदूर बचकर आ गए हैं उसके जरिए भी जहर फैलाने का काम करेंगे, विपक्ष पर निशाना साधने का काम करेंगे। यह है इनकी सोच, यह है इनकी राजनीति, और ईश्वर ही बचाए विपक्ष को दोस्तों। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।